नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जिसमें आपको बताएंगे कि स्मृति ईरानी पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान करने का आरोप। अधीर रंजन ने स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रवीण हत्याकांड को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में इस्तीफे की लगी झड़ी। विधानसभा चुनाव में भाजपा को पड़ सकता है ये महंगा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के लिए चुनौती बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सर्वे में चौंकाने वाला नतीजा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में मध्य अवधि चुनाव की आशंका पर बोले शरद पवार, कहा कल हो जाए चुनाव तो हम भी हैं तैयार। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने फिर सीएम योगी पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। स्मृति ईरानी ने भी किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान। अधीर रंजन ने स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला से सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से भाजपा सांसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया है, वो उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में अधीर रंजन ने कहा कि ईरानी सदन में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का नाम चिल्ला रही थी। उन्होंने इस दौरान ना तो मैडम और ना ही श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जिस तरह से सदन में माननीय राष्ट्रपति महोदय का नाम ले रही थी, वो उचित नहीं था, माननीय राष्ट्रपति के पद के अनुरूप नहीं था। बिना माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किए बगैर वो बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट रूप से माननीय राष्ट्रपति के पद का अपमान करने के समान है और इसलिए मैं मांग करता हूं कि स्मृति ईरानी जिस तरह से माननीय राष्ट्रपति को संबोधित कर रही थी, उसे सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने ओम प्रकाश बिरला से यह भी अपील की कि चूंकि सोनिया गांधी का इस विवाद में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनके नाम का जिक्र करने वाले पूरे प्रकरण को भी सदन की कार्रवाई से बाहर किया जा सकता है। चौधरी की राष्ट्रपति टिप्पणी को लेकर गुरुवार को एक राजनीतिक तूफान तेज हो गया। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने चौधरी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफ़ी की मांग की। ईरानी ने कहा था कि कांग्रेस को संसद में और भारत की सड़कों पर भारत के प्रत्येक नागरिकों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रवीण हत्याकांड को लेकर भाजपा कार्यकर्ता में इस्तीफों की लगी झड़ी। विधानसभा चुनाव में पार्टी को पड़ सकता है ये महंगा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के बेल्लारे में भाजपा युवा नेता प्रवीण नेतारू की हत्या का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर में पार्टी की सोशल मीडिया प्रबंधन टीम समेत भाजपा युवा मोर्चा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और इसे लेकर बीजेपी के सीनियर नेता का कहना है कि इससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ काफी नाराजगी है। प्रवीण की हत्या के बाद विजयपुर, बगलकोट, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, हुबली और कोप्पल सहित विभिन्न जिलों के भाजपा YM कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और इसके जरिए उन्होंने पार्टी नेताओं और सरकार को मैसेज भेजने का काम किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में भी चुनाव है और बड़ा नुकसान इससे भाजपा को हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के लिए चुनौती बन रहे अरविंद केजरीवाल, सर्वे में आया चौंकाने वाला नतीजा। जी हाँ दोस्तों, 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ये कई चुनावी नतीजों से साबित हो चुका है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन पहले कोरोना महामारी और अब विपक्ष की ओर से महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बनाए जाने के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा वापसी कर पाएगी या विपक्ष मोदी को सत्ता से हटाने में कामयाब रहेगा। एक ताजा सर्वे में इसको लेकर अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वे में कहा गया है कि यदि देश में लोकसभा चुनाव कराया जाए तो एनडीए की मुसीबत बढ़ सकती है। गैर एनडीए और गैर यूपीए दलों को 84 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों, जी हाँ, आपको बता दें कि जो एनडीए में नहीं है और यूपीए में नहीं है, उनके अलावा जो पार्टियां हैं उनको मिलाकर 84 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। और सर्वे में ये भी पता लगाने की कोशिश की गई कि पीएम का विकल्प किसे माना जा रहा है, तो इसमें राहुल गांधी रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पीएम मोदी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब मोदी के लिए राह आसान
रहने वाली नहीं है। सर्वे से तो कहीं ना कहीं यही पता लग रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की आशंका पर बोले शरद पवार, कहा कल हो जाए चुनाव तो भी हम हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि अगर कल ही चुनाव की घोषणा की जाती है तो भी उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। पवार ने नासिक में मीडिया कर्मियों से कहा कि इस पर चर्चा की जा रही है कि क्या मध्यावधि चुनाव होंगे। अगर कल घोषणा हुई तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं और यहाँ तक कि अगर कोई चुनाव नहीं होता है तो भी हम घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा तो मौजूदा स्थिति बदल जाएगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की शपथ लेने के कुछ दिनों बाद पवार ने एक पार्टी कार्यक्रम में एनसीपी संगठनों और पार्टी विधायकों को जमीनी स्तर पर काम करना शुरू करने के लिए कहा था। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भविष्यवाणी की थी कि नई सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। पवार ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले चुनाव के बारे में वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होने के बाद हम सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। हम एक साथ चुनाव लड़ने के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं और ये वास्तव में अच्छा होगा यदि चर्चा के बाद एक साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर जमकर निशाना साधा। दरअसल एक हाथी जंगल से निकलकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मस्ती के साथ वहां पर चल रहा था। इस पर अखिलेश यादव ने उसका एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये तो गनीमत है कि पाबंदी के बावजूद हाथी जी सपा के बनाए मजबूत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर विचरण कर रहे हैं। कहीं गलती से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चले गए होते तो गुणवत्ता का मारा वो बेचारा इनका वजन सह नहीं पाता, वो खुद खंडित होता और ये चोटिल हो जाते। एक्सप्रेसवे सुरक्षा कहाँ है? दोस्तों बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को किया था, जिसके एक हफ्ते बाद ही जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे बांदा में 3 जगह से फट गया और इसके बाद विपक्ष की पार्टियां एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर सरकार पर हमला उन्होंने बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी वाहवाही को लूटने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 27 महीने में आधा अधूरा बनने का ढिंढोरा पीटने लगी और अब उद्घाटन के महज एक हफ्ते में ही बारिश ने गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास फरवरी 2020 में चित्रकूट जिले के भरतकूप से किया गया था। दोस्तों वहीं इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 280 किलोमीटर है और ये सीधा दिल्ली से बुंदेलखंड के लोगों को जोड़ देता है और अब चित्रकूट से दिल्ली तक का सफ़र महज 7 घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन पहली ही बारिश में सड़क धंसने से इसकी गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और अखिलेश यादव विपक्ष के रूप में भाजपा पर लगातार तंज कस रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।